नमस्कार। एससीजी न्यूज पर मैं नरेंद्र पांडे। एनडीए के सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के वे देश के दूसरे नेता हो गए हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। दो कार्यकाल में पूर्ण बहुमत से सरकार चलाने वाले नरेंद्र मोदी को गठबंधन धर्म निभाने की अब कड़ी चुनौतियां आएंगी। प्रमुख रूप से तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यू के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय दलों की भी चुनौती होगी। दरअसल भारत जैसे बड़े देश में राज्यों की अलग अलग समस्याएं और जरूरतें हैं। इनकी अलग अलग संस्कृति, भाषाई बनावट है। ऐसे में उनके स्थानीय मुद्दे उठाने वाली पार्टियां जनता के लिए अहम हो जाती है। यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टियों के बीच ये क्षेत्रीय पार्टियां दिल्ली की सत्ता में ताले की चाबी बनी हुई है। क्षेत्रीय पार्टियों के केंद्र में भूमिका पर कई बार बहस होती रही है। कुछ लोग इन्हें ताकत के विकेंद्रीकरण को लेकर लोकतंत्र के लिए जरूरी बतलाते हैं और बेहतर कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि कड़े फैसले ना होने या फैसले में देरी होने के लिए इस तरह का गठबंधन बहुत जिम्मेदार हो जाते हैं। तो वहीं गठबंधन धर्म सभी पार्टियों में एक मत बनाने के लिए बाध्य भी करता है। खैर, आपका जो भी मत हो, मगर सच्चाई तो यही है कि भारत में पिछले 35 वर्षों से मतलब सन 1989 से लगातार गठबंधन की ही सरकारें चल रही हैं। भले 2014 और 2019 में बीजेपी को दरकार ना रही हो इन छोटे दलों की, फिर भी इनका गठबंधन तो जारी ही था। आज 2024 में फिर से गठबंधन की आवश्यकता केंद्र की राजनीति में पड़ने लगी है, जिसकी नींव सन 1977 में पड़ गई थी, जब सन 1975 में तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के बाद 1977 के चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों की जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में लामबंदी शुरू हो गई थी। लेकिन इसे गठबंधन कहना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि सन 1977 के चुनाव में अलग अलग विचारधाराओं वाली कई पार्टियों का जनता पार्टी में विलय हो गया था। चुनाव में जनता पार्टी को कुल 295 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस 154 सीटों पर सिमट गई थी। मुरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार देश को केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार मिली थी। सही तौर पर यदि गठबंधन की राजनीति को देखें तो वह समय था 1984 से 1989 का, जब देश में उग्रवाद पनप रहा था। पंजाब में विद्रोह और श्रीलंकाई गृह युद्ध जैसी चीजों में सरकार फंसी हुई थी। इसी दौर में कमंडल की राजनीति की नींव पड़ी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का अपने मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ 36 का आंकड़ा बन रहा था। तो तमाम राजनीतिक उठापटक के बाद वीपी सिंह की कांग्रेस से विदाई हो गई और विदाई के साथ तेज हो गई एक नई पार्टी के गठन की, जिसमें अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान के साथ तब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पहली बार जन मोर्चा बनाया, जो बाद में जनता पार्टी के बचे हुए छोटे छोटे हिस्सों के साथ मिलकर जनता दल बन गया। सत्ता में आने वाला पहला राष्ट्रीय गठबंधन सन 1988-89 में नेशनल फ्रंट के रूप में आया, जिसमें जनता दल के साथ साथ दक्षिण के एनटी रामाराव की पार्टी तेलुगु देशम, करुणानिधि की डीएमके और कांग्रेस सोशलिस्ट समेत कुछ पार्टियां शामिल हुई थी। इसे तब लोगों ने थर्ड फ्रंट का नाम दिया था। इस चुनाव में कांग्रेस की सीटें पिछले चुनाव में प्राप्त 413 सीटों से कम होकर के 197 में गिर गई थी और नेशनल फ्रंट 143 सीट लेकर के आया था। सरकार को 85 सीटों वाली यानी 85 सीटों वाली बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन का 33 सीटों वाले वाम मोर्चा द्वारा बाहर से समर्थन देकर के सत्ता में बिठाया गया था। नवंबर 1990 में नेशनल फ्रंट के आपसी राजनीति के बीच समाजवादी जनता पार्टी के चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। 1991 में कांग्रेस ने राजीव गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में फिर से सत्ता में वापसी की और नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया। तब एआईडीएमके समेत अन्य दलों ने सरकार को अपना समर्थन दिया था। फिर आया 1996 और 97 का वर्ष, जब संयुक्त मोर्चा बना और एक साल में देश को मिले दो प्रधानमंत्री।
इस चुनाव में बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन बहुमत जुटा नहीं पाए और 13 दिन के बाद यह अल्पमत की सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस ने यूनाइटेड फ्रंट को बाहर से समर्थन देकर सरकार बनवाई और एच.डी. देवगौड़ा जो जनता दल के नेता थे, वे प्रधानमंत्री बने। 1 साल उनकी सरकार चली के बाद इंद्र कुमार गुजराल भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस के समर्थन वापसी के चलते उनकी सरकार गिर गई और 1998 में भारत को दोबारा आम चुनाव देखना पड़ा। और यहां से शुरुआत हुई वर्तमान गठबंधन राजनीति की अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन हुआ। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 161 सीट्स जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि एनडीए ने कुल 182 सीटें जीती। बाद में एआईएडीएमके जैसी पार्टियां बीजेपी के साथ आईं और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। तेलुगु देशम पार्टी ने तब बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन 10 महीने के बाद ही एआईएडीएमके द्वारा समर्थन वापसी के चलते मात्र 1 वोट से अटल की सरकार गिर गई और 1999 में देश एक बार फिर से आम चुनाव में ढकेल दिया गया। 1999 आया, कारगिल युद्ध आपको याद होगा। उसके बाद आम चुनाव हुआ, कांग्रेस की सीटें कम होकर के 114 पे रह गई। एनडीए को कुल 270 सीटें मिली, जिसने कुछ अन्य पार्टियों के समर्थन से अपनी सरकार बनाई। यह पहली बार था जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी जिसने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। फिर आया 2004 का चुनाव, जिसमें एनडीए को बड़ा ही झटका लगा। इंडिया शाइनिंग का थीम चलाने वाली बीजेपी मात्र 138 सीटों पर सिमट के रह गई और एनडीए को प्राप्त हुए कुल 182, जबकि कांग्रेस को 145 सीटें मिली। अब कांग्रेस ने सरकार बनाने की कोशिश शुरू की। वामपंथी पार्टियों के साथ साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की और केरल कांग्रेस जैसी पार्टियों को साथ लाया गया और इस गठबंधन का नाम पड़ा यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, हिंदी में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो अब तक चल रहा है। 2009 में भी यही गठबंधन चुनाव जीता। 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में भी इसी गठबंधन ने एनडीए के साथ दो हाथ किए और इस तरह भारत की राजनीति आज गठबंधनों की अनिवार्यता पर के आकर के टिक गई है।